मंडे नाइट वॉर्स के पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि किस तरीके से एरिक बिशॉफ 2 साल के अंदर WCW को इतना ऊपर लेकर चले गए थे, लेकिन उनकी इस स्टोरी में इतनी सारी मिस्टेक्स थी जिसकी वजह से एट द एंड उनको इस कंपनी से निकाल दिया गया था और कोई ना कोई बंदा नया आना इस कंपनी में जरूरी था ताकि इस कंपनी को शायद सक्सेस मिल सके। लेकिन गाइस ये बात हम अभी तक जानते हैं कि WCW एट द एंड फेल हो गई थी और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि क्या वो रीजंस थे, किस तरीके से एरिक बिशॉफ के जाने के बाद फॉल ऑफ WCW स्टार्ट हुआ और कोई भी जो है इस कंपनी को कभी नहीं बचा पाया। तो ये एपिसोड काफी कमाल का रहने वाला है और आपको कुछ ऐसी चीजें जानने को मिलेंगी जो आपको पहले किसी ने कभी नहीं बताई होंगी। तो डेफिनेटली आप इस एंड तक देखते रहें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और जो हमारा लाइक का गोल है गाइस वो रहेगा 2000 का हमेशा की तरह। तो फटाफट से उस लाइक बटन को दबाएं, वीडियो को एंड तक देखते रहें और उस नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन करना ना भूलें। तो गाइज मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया एंड वेलकम बैक टू मंडे नाइट वॉर्स एपिसोड नंबर 19 जिसका नाम है द फॉल ऑफ WCW और ये सेकंड लास्ट एपिसोड है इस सीरीज का। इसके बाद एक और एपिसोड और उसके बाद प्रॉब्ली मेरी रिव्यू वीडियो एंड देन वी विल बी डन विद मंडे नाइट वॉर सीरीज। मतलब इतना कमाल की ये पूरी सीरीज रही है, आप लोगों का सपोर्ट रहा है, मजा आ गया इसको। और अगर आप अभी भी नए हैं, मैं हमेशा बोलता हूँ तो भाई प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, फर्स्ट एपिसोड से जाके आप देखो 18 तक, उसके बाद आना 19 पे, नहीं तो पूरा स्वाद जो है आपका खराब हो जाएगा। अब अगर आप लोग अभी तक सीरीज को फॉलो कर रहे हैं तो आप जान चुके होंगे कि किस तरीके से नाइट्रो के लॉन्च होने के कुछ समय बाद ही WCW राइज पर थी और टेड टर्नर हमेशा से नंबर 1 बनना चाहते थे रेसलिंग बिजनेस में, वो विंस को हराना चाहते थे और इसी की मदद से उनको 84 वीक की विनिंग स्ट्रीक भी मिली क्योंकि उनकी वो मेंटालिटी थी और ऑब्वियसली उनके पास पैसा था। एरिक बिशॉफ यहाँ पे कहते हैं कि 1995 से लेकर 98 तक यानी कि इन 4 सालों तक उन्होंने WCW को, जो कि एक 24 मिलियन की कंपनी थी और हर साल $10 मिलियन लूज कर रही थी, उसको $350 मिलियन की कंपनी बना दिया था जो कि हर साल $50 मिलियन कमा रही थी। और ये सब पॉसिबल हो पाया था एरिक बिशॉफ के आइडियाज और उनके जीनियस टैक्टिक्स की वजह से, जिनमें से एक था गारंटीड कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफर करना WWE के सुपरस्टार्स को और उनको WCW में लेकर आना, और दूसरा ऑब्वियसली न्यू वर्ल्ड ऑर्डर यानी कि NWO था। और दूसरी तरफ गाइस WWE ने हायर करा एक मैगजीन राइटर को जिसका नाम था विंस रूसो, और वो यहाँ पे बताते हैं कि जब वो WWE में पहली बार आए तो उनको ये प्रोडक्ट बिल्कुल ही बेकार लगा और उनकी ये ड्रीम जॉब थी, तो उनका दिल दुख रहा था देख के कि आखिर WWE कितनी बुरी हालत में। और उन्होंने सीधा जाके विंस को बोला कि भाई तुम्हारा प्रोडक्ट ऑफुल है और तुम्हें इसमें बहुत सारे चेंजेस करने पड़ेंगे। वो कहते हैं कि विंस ऑब्वियसली मुझसे गुस्सा हो गए थे पहले कि भाई तुम कौन हो, मेरी कंपनी में आके मुझे बता रहे हो, लेकिन उसके बाद उन्होंने गैम्बल लेने का डिसाइड करा और थोड़ा क्रिएटिव कंट्रोल दे दिया यहाँ पे विंस रूसो को। तो एकदम से विंस रूसो जो है वो WWE में क्रिएटिव स्टोरी लाइंस के डिसीजंस ले रहे थे। और जेरी लॉलर यहाँ पे बताते हैं कि किस तरीके से उस समय लॉकर रूम में थोड़े इश्यूज थे क्योंकि विंस की आदत थी सबको और एकदम से रूसो अंदर आ गए थे। लेकिन शॉन माइकल्स यहाँ पे बताते हैं कि विंस रूसो के पास हमेशा अच्छा सेंस था रेसलिंग के बिजनेस का और उनको पता था कि किस तरीके से स्टोरीज में रियलिटी को मिक्स कर सकते हैं, और इन्हीं चेंजेस की वजह से एटीट्यूड एरा हमें देखने को मिली WWE के अंदर। और रूसो यहाँ पे कहते हैं कि विंस मैकमैन हमेशा से ही एक चेंज करने के लिए उनकी मेंटालिटी थी कि उनको अपनी कंपनी में एक बड़ा चेंज करना है। और यहाँ पे विंस भी प्रेस करते हैं रूसो को, आप कंफ्यूज ना हो दोनों विंसेस के बीच में, लेकिन विंस मैकमैन रूसो को यहाँ पे प्रेस करते हैं कि उनके आइडियाज जो थे उस समय काफी ऐसे थे जो कि और कोई कंपनी नहीं सोच रही थी। तो गाइस जो शो था अब किड्स के लिए नहीं था, बच्चों के लिए नहीं था, लेकिन तब भी इसकी रेटिंग बढ़ती चली जा रही थी। और रूसो कहते हैं कि जैसे जैसे वीक बाय वीक हमारी रेटिंग्स बढ़ रही थी, सक्सेस दिख रहा था सुपरस्टार्स को, वो मेरे आइडियाज के साथ अग्री कर रहे थे और इसी की वजह से 1998 में WWE रेटिंग्स के टॉप पर थी और रूसो को प्रमोट कर दिया गया था एज द हेड ऑफ क्रिएटिव इन WWE। अब यहाँ पे मिक फोली बताते हैं कि हर अच्छे आइडिया के पीछे कुछ ना कुछ हाथ हमेशा रहता था विंस रूसो का, जैसे कि मिस्टर सॉको उनका जो खुद का कैरेक्टर था और उसके बाद DX की सकिट वाली जॉइंट वो भी विंस रूसो का आइडिया था। और उनको एक काफी अच्छा आइडिया था कि इन सुपरस्टार्स के कैरेक्टर के साथ उन्हें कैसे काम करना है। और 1999 के मार्च महीने तक अब WWE अपनी खुद की रेटिंग स्ट्रीक बना रही थी और लगातार जीतती चली जा रही थी WCW से, और नाइट्रो इस चीज के अगेंस्ट बिल्कुल भी कोप नहीं कर पा रही थी। और बिग शो कहते हैं कि जबकि
WCW के पास 80s के सबसे पॉपुलर स्टार्स थे जैसे कि सैवेज, होगन और रिक फ्लेयर, लेकिन ये उस समय पे रॉक और ऑस्टिन जैसे सुपरस्टार्स के साथ कम्पीट नहीं कर पा रहे थे। और इस समय एरिक बिशॉफ कहते हैं कि वो बहुत ज्यादा प्रेशर में फील कर रहे थे क्योंकि उनको लग रहा था उनकी जॉब अब खतरे में है, और ऊपर से WCW के एग्जीक्यूटिव्स चाहते थे कि जो नाइट्रो का शो है वो हमेशा फैमिली फ्रेंडली ही रहे, और उस समय पे WWE का शो दूसरी तरफ इतना एजी था। और जेरिको कहते हैं इसकी वजह से जो है लोग बहुत सारे रॉ की तरफ अट्रैक्ट भी हो रहे थे। और शो को फैमिली फ्रेंडली रखने के साथ साथ एरिक बिशॉफ ने जो गारंटीड कॉन्ट्रैक्ट्स वाली गलती करी थी वो भी उनका बिल्कुल साथ नहीं दे रही थी, क्योंकि समझ नहीं आ रहा था कि इतनी पावर इतने सारे सुपरस्टार्स के पास है तो आखिर शो कौन बुक करेगा। और 1999 के सितंबर महीने तक रॉ ऑलमोस्ट एक साल तक लगातार जीत चुकी थी नाइट्रो से रेटिंग्स में। और इस समय पे गाइस जो WCW की पेरेंट कंपनी थी यानी कि टाइम वार्नर, उन्होंने WCW में ज्यादा अपना इंटरेस्ट दिखाना शुरू कर दिया। और हार्वी शिलर जो कि उस समय टाइम वार्नर के प्रेसिडेंट थे, उन्होंने यहाँ पे बात करी कि किस तरीके से एरिक बिशॉफ बहुत क्रिएटिव इंसान थे, लेकिन जो रेटिंग्स उनकी क्रिएटिविटी लेके आ रही थी वो मैच नहीं कर रही थी, और अगर वो नंबर्स नहीं प्रोड्यूस कर सकते, रिजल्ट्स नहीं लेकर आ सकते, तो उनको डेफिनेटली जो है हमें जॉब से निकालना ही था। और इस चीज के बारे में एरिक बिशॉफ कहते हैं कि बहुत बार उनके पास अलग अलग आइडियाज थे, लेकिन उनको वो एग्जीक्यूट करने की परमिशन नहीं मिलती थी। और टाइम वार्नर से कभी कभार तो लॉयर्स आ जाते थे, कुछ ऐसे लोग आते थे जिनको ये भी नहीं पता था कि नाइट्रो हफ्ते के किस दिन पे एयर होती है, और वो आके मुझे बताते थे कि शो को कैसे बुक करना है। तो ऑब्वियसली ऐसे बंदों को जिनको कोई सेंस नहीं थी रेसलिंग बिजनेस की, भला ये कैसे बता सकते हैं कि क्या सही है क्या गलत है। लेकिन तब भी गाइस टाइम वार्नर ने यहाँ पे एक डिसीजन लिया, और वो ये था कि एरिक बिशॉफ को घर भेज दिया जाएगा, और उनके कॉन्ट्रैक्ट के एंड तक जबकि वो उनको पैसे देंगे, अब उनका WCW के क्रिएटिव के साथ कोई भी लेना देना नहीं था। और यहाँ पे गाइस पहली बार ऐसा हिस्ट्री में हुआ WCW की कि नाइट्रो का जो शो था वो एरिक बिशॉफ के बिना चलना था, और अब WCW को कोई नया बंदा चाहिए था जो कि उनके शो का क्रिएटिव संभाल सके। और उनकी नजरें गई सीधा अपने कंपटीशन के क्रिएटिव हेड पे जो कि थे विंस रूसो, जो कि उस समय मंडे नाइट रॉ को चला रहे थे। और यहाँ पे रूसो कहते हैं कि उस समय WWE का प्रोडक्ट एकदम अपनी पीक के ऊपर था, और उसका सारा क्रेडिट विंस मैकमैन को मिल रहा था, और ये चीज उनको बिल्कुल पसंद नहीं आ रही थी। और उन्होंने सोचा क्या मैं यही चीज विंस मैकमैन के बिना कर सकता हूँ, क्या मैं WCW के इस ऑलमोस्ट डेड प्रोडक्ट को उठाकर अपने बलबूते पे अच्छा बना सकता हूँ, क्या उसे रिवाइव कर सकता हूँ। ये उन्होंने एज ए चैलेंज एक्सेप्ट करा, और अक्टूबर 5, 1999 को उन्होंने WCW के साथ ज्वाइन कर लिया ऑन अ गारंटीड कॉन्ट्रैक्ट। और यहाँ पे गाइस WWE काफी कंसर्न थी कि उनके हेड ऑफ क्रिएटिव अब उनके ऑपोजिशन कंपनी में जा चुके थे, जिनके पास सारे सीक्रेट्स थे, सारी सॉसेस थी कि आखिर क्या होता है WWE में कि उनकी स्टोरी लाइन्स इतनी अच्छी हैं। और इसकी वजह से यहाँ पे विंस मैकमैन कहते हैं कि टर्नर चाहते तो उनका कुछ भी छीनने की कोशिश कर सकते थे, उनको उस चीज में बहुत मजा आ रहा था, उनके लिए एक बिजनेस डिसीजन था। और सब लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि अब क्योंकि विंस रूसो WCW में चले गए हैं तो वहां पे भी मंडे नाइट रॉ जैसा ही मैजिक हमें देखने को मिलेगा। तो विंस रूसो WCW में आए, और सबसे पहली चीज जो वो करना चाहते थे वो था कि यंग स्टार्स को मौका देना चाहते थे। लेकिन जो भी बैकस्टेज पॉलिटिक्स चल रही थी WCW में, जिसने एरिक बिशॉफ को उनकी जॉब से बाहर निकलवाया था, वो अभी भी वहीं की वहीं थी, और उसको टैकल करने का कोई तरीका नहीं था यहाँ पे रूसो के पास। और वो कहते हैं यहाँ पे कि अगर एक शो में तुम्हारे इतने सारे मिलियनेयर्स घूम रहे हैं जिनके पास इतना सारा पैसा, इतना सारा कंट्रोल है, अगर शो उनके अराउंड तुम बुक नहीं करोगे तो उनको वो पसंद नहीं आता था। और ब्रेट हार्ट यहाँ पे कहते हैं कि रूसो कभी एक क्राउड के सामने रेसलिंग रिंग में लड़ा नहीं है, और उसे कुछ नहीं पता था कि आखिर किस तरीके से ये शो को चलाना है। तो WCW में आते ही विंस रूसो को ये बात रियलाइज हो गई थी कि ये WWE नहीं है भाई, ये तो अलग ही कोई पूरी दुनिया है। और यहाँ पे डिक्लाइनिंग रेटिंग्स के साथ साथ बैकस्टेज पॉलिटिक्स के प्रेशर की वजह से उनको फोर्स करा गया कि एक बार फिर से वो मेन इवेंट स्टार्स को ही पुश करें। और यहाँ पर वो वही सेम एजी कंटेंट को डुप्लीकेट नहीं कर पा रहे थे जिसके लिए वो WWE में जाने जाते थे। तो उन्होंने NWO को एक बार फिर से रीलॉन्च तो कर दिया, लेकिन वो चाहते थे कि ब्रेट हार्ट इस बार NWO के मेन कैरेक्टर बने, लेकिन गोल्डबर्ग ने उनको इंजर्ड कर दिया था, जिसकी वजह से उनका पूरा करियर जो है वो खतरे में चला गया था। और वो कहते हैं कि ब्रेट हार्ट जैसे ही इंजर्ड हुए उसके बाद मुझे पता था कि अब कोई नहीं बचा सकता इस चीज को, अब जो है ये अपने मौत के कुएं में खुद गिरेगी। तो जनवरी 2000 में गाइस WCW की पेरेंट कंपनी टाइम वार्नर ने अपनी एक नई पार्टनरशिप की स्टार्टिंग करी, और उनकी कंपनी मर्ज होनी शुरू हो गई थी विद अमेरिका ऑनलाइन। और इस डील को पूरा 100% कंप्लीट करने के लिए एक साल के लगभग
लगभग टाइम लगना था। और रूसो यहाँ पे कहते हैं कि टाइम वार्नर इस समय पे बहुत ज्यादा पैसे खर्च रही थी अलग अलग चीजों पे, रेटिंग्स WCW की आ नहीं रही थी, तो एक तो वो पहले ही प्रेशर में थे और ऊपर से यहाँ पे एग्जीक्यूटिव्स चाह रहे थे कि वो ओवरनाइट उनको रिजल्ट्स डिलीवर करें, यानी कि भाई अगले हफ्ते ही हमें तो रेटिंग चाहिए, नाइट्रो को तुम किसी तरीके से सही करो। और ऑब्वियसली ये चीज करनी उनके लिए भी पॉसिबल नहीं थी। और इसके बाद एक दिन टाइम वार्नर के एग्जीक्यूटिव्स रूसो को फोन करके कहते हैं कि भाई अब तुम इस शो के हेड ऑफ क्रिएटिव नहीं रहे, हम एक नई कमिटी बनाएंगे और तुम भी उस कमिटी का पार्ट होगे और सारे मिलके इस शो का क्रिएटिव डिसाइड करेंगे। तो रूसो कहते हैं भाई मेरे कॉन्ट्रैक्ट में ये चीज नहीं लिखी, वहां ये लिखा है कि मैं हेड ऑफ क्रिएटिव हूं और मुझे ऐसे किसी भी कमिटी का पार्ट नहीं बनना। तो वो कहते हैं मैंने अपना नोटिस दिया, मैं इस कंपनी से छोड़ के चला गया। और 3 महीने बाद ही रूसो के आने के इस समय WCW की जो कंडीशन थी वो और भी ज्यादा खराब हो चुकी थी और सवाल ये था कि आखिर इसको बचाएगा कौन। तो 1999 में गाइस $15 मिलियन का नुकसान हुआ था WCW को। इनके पास कोई लीडर नहीं था, कोई क्लियर विजन नहीं था। और 2 साल पहले की अगर हम बात करें जब एरिक बिशॉफ अपनी प्राइम के अंदर थे तो ऐसा लग रहा था कि WCW शायद WWE को आराम से हरा देगी, एंड नाउ दे वर सो क्लोज टू देयर डेथ। तो एक बार फिर से WCW को तलाश थी एक नए हेड ऑफ क्रिएटिव की और इस बार वो अपने एक फॉर्मर सुपरस्टार के पास गए इस जॉब के लिए, जिनका नाम था केविन सलीवन। और अब लोगों को लग रहा था कि भाई अगर एक फॉर्मर सुपरस्टार आके यहाँ पे हेड ऑफ क्रिएटिव बनेगा तो वो उन्हीं लोगों को सपोर्ट करेगा जो उसके यहाँ पे फ्रेंड्स हैं, और जो यंग टैलेंट है उनका कोई खास चांस नहीं था, उनका फ्यूचर अनसर्टन था। और यहाँ पे गाइस जबकि केविन सलीवन के थोड़े बहुत प्लान्स थे अपने यंग टैलेंट्स के लिए, एडी गरेरो, डीन मेलेंको जैसे जो लोग थे वो WWE में जाने का डिसीजन ले चुके थे क्योंकि उनको अपना फ्यूचर बिल्कुल क्लियर नहीं लग रहा था WCW में। तो केविन सलीवन के WCW में आने के 3 हफ्ते बाद ही उनकी कंपनी से कुछ बहुत अच्छे टैलेंटेड रेसलर्स चले गए थे और एडी गरेरो, क्रिस बेनोआ, पेरी सैटन और डीन मेलेंको रेडिकल्स के फॉर्म में अब WWE में डेब्यू कर चुके थे। और इसके बाद द जायंट बिग शो वहां पे चले गए, क्रिस जेरिको वहां पे चले गए और जो बड़े बड़े सुपरस्टार्स, जो टैलेंटेड सुपरस्टार्स थे वो अब WWE ले रही थी WCW से। और गाइस ये लोग ऐसे थे जिनको पैसों से सिर्फ मतलब नहीं था, इनको अपने लिए एक बड़ा स्टेज चाहिए था, इनको एक अच्छा लाइफस्टाइल चाहिए था और इस वजह से इन्होंने डिसाइड करा कि भाई पैसा सब कुछ नहीं है, WCW से उठ के ये WWE में आए अपनी खुद की बेटरमेंट के लिए। तो WCW ने एक बार फिर से अपना हेड ऑफ क्रिएटिव तो बदल दिया था, लेकिन जो मिस मैनेजमेंट और लैक ऑफ डायरेक्शन थी वो अभी भी कंटिन्यू हो रही थी। और केविन नैश कहते हैं कि इतनी बुरी हालत थी बैकस्टेज उस समय पे कि हम सोचते थे कि यार कि क्या हो रहा है, क्या करें हम। और एंड में लगता था यार कोई नहीं, हर 2 हफ्ते बाद हमको अपना चेक मिल रहा है, हम उसी में खुश है, बस पैसे देते रहो, और हमें उस चीज से भी कुछ खास फर्क पड़ नहीं रहा था। तो WCW के टैलेंट को एक्चुअली में बोला जाता था कि तुम बैक स्टेज बैठ के मंडे नाइट रॉ देखो और उससे आइडिया लो कि आखिर तुम्हारे कैरेक्टर में क्या करना है। और एक्चुअली में इस तरीके से जो है वो केविन सलीवन काम कर रहे थे। तो गाइस ये चीज ज्यादा देर चलने वाली थी नहीं और हमें यहाँ पे क्लिप दिखाई जाती है छोटी सी कि कमेंटेटर्स कहते हैं चलो हम बैक स्टेज चलते हैं मीन जीन के पास, और मीन जीन वाली सेगमेंट शुरू होती है और उनका माइक ही नहीं चल रहा और फिर कमेंटेटर कहते हैं ओ माय गॉड देयर आर सम टेक्निकल डिफिकल्टीज, अब हम शो के साथ कंटिन्यू करेंगे। मतलब इतनी छोटी सी चीज कि तुम्हारा रेसलिंग शो पे माइक ही नहीं चल रहा और तुम उसको फिक्स भी नहीं कर पा रहे, आखिर आप सोच सकते हैं कि ये कितना ज्यादा बेकार था। तो कुछ ही महीने जॉब में रहने के बाद केविन सलीवन को भी यहाँ से बाहर निकाल दिया गया और इस समय अभी भी जो गारंटीड कॉन्ट्रैक्ट था विंस रूसो का वो चल रहा था एक्टिवली। और WCW के एग्जीक्यूटिव ने कॉल करके बोला भाई प्लीज वापस आ जाओ, हमें तुम्हारी बहुत जरूरत है। और ना ही सिर्फ उन्होंने रूसो को कॉल करा बल्कि उन्होंने एरिक बिशॉफ को भी एक बार फिर से कॉल करा और उनको बोला कि तुम भी वापस आ जाओ हमारी कंपनी में और विंस रूसो के साथ मिलके क्रिएटिव को हेड करो। और यहाँ पे ये चीज मेरे लिए बहुत गूज़बम्प्स वाली मोमेंट थी क्योंकि मुझे पता नहीं था कि एग्जैक्टली हुआ क्या था और ये सुनने में मुझे बहुत एक्साइटिंग लगा था। तो एरिक बिशॉफ कहते हैं कि जब वो पहली बार मिले विंस रूसो से उनको काफी पसंद आए, वो काफी एक स्ट्रेट फॉरवर्ड इंसान लग रहे थे और उन्होंने इसको एज अ अपॉर्चुनिटी लिया कि भाई चलो देखते हैं कि अगर हम दोनों मिलकर इस चीज को काम कर सकते हैं और अगर हम इस चीज को सुधार सकते हैं तो आखिर क्यों ना। तो अप्रैल 10, 2000 को रूसो और एरिक बिशॉफ गाइस रिंग के अंदर आते हैं WCW नाइट्रो में और अनाउंस करते हैं न्यू ब्लड को। वो कहते हैं कि अब नए टैलेंट को मौका मिलेगा, जो सुपरस्टार्स इतने समय से राज कर रहे थे इस कंपनी में उनको अब हम यहाँ से निकाल रहे हैं और सारे चैंपियनशिप्स को जो है वो हम स्ट्रिप करने वाले हैं और स्क्रैच से स्टार्ट करेंगे बिल्कुल सब कुछ बिल्ड करना। और लोग यहाँ पे सोच रहे हैं मतलब हम इतने महीनों से तुम्हारा शो देख रहे हैं, हमको पता है कि ये बंदा चैंपियन है और तुम हमें अब बता रहे हो कि ये जो सारा टाइम फैंस
फैंस ने बताया तुम्हारा शो देखने में ये सारा वेस्ट चला गया और उसकी कोई वैल्यू नहीं है, तो ये चीज बहुत बेकार थी। और जबकि उनका आइडिया सही था कि वो नए टैलेंट को पुश करेंगे, उन्होंने कभी भी इस टैलेंट को इस तरीके से पुश नहीं करा कि वो लोगों के साथ रिलेट कर सकें या फिर लोग उसके अंदर इन्वेस्ट कर सकें। और इसी की वजह से फैंस अभी भी क्वेश्चन कर रहे थे WCW की डिसीजन मेकिंग को, और रेटिंग्स जो थी वो ऑल टाइम लो पे चली गई थी। एरिक बिशॉफ कहते हैं उनको पता था कि ये काम करेगी चीज, इसका बहुत कम चांस है, लेकिन उनकी लॉयल्टी थी टेड टर्नर के लिए और उनकी खुद की भी कुछ पर्सनल नीड्स थी, तो वो गिव अप नहीं करना चाहते थे इस चीज के ऊपर। और रूसो यहाँ पे कहते हैं कि भाई देखो, तुम मेरे को एक ऐसे बंदे के साथ काम करने के लिए फोर्स कर रहे हो जिसके ओपिनियन बिल्कुल अलग है, तो आखिर हम दोनों मिलके कैसे काम करें, ये चीज बिल्कुल सेंस नहीं बन रही थी। क्योंकि एरिक बिशॉफ थे एक तरफ जो कि हल्क होगन जैसे लोगों को बहुत पसंद करते थे, क्योंकि इतना टाइम उन्होंने ऐसे सुपरस्टार्स के साथ बिताया, वो उन्हीं को पुश करना चाहते थे। और दूसरी तरफ विंस रूसो चाहते थे कि होगन जैसे स्टार शो पे ही ना रहे और वो अपने नए स्टार्स को ही बिल्ड करना चाहते थे। तो ये चीज जो मिक्स एंड मैच था वो हो नहीं रही थी और काफी ज्यादा दिक्कतें इन दोनों के बीच में चल रही थी। और इसी बैकस्टेज कॉन्फ्लिक्ट की वजह से जुलाई 9, 2000 यानी कि बैश एट द बीच पे पर व्यू में एक ऐसी चीज हो गई जिसकी वजह से पूरा शो का मेन इवेंट खराब हो गया। अब विंस रूसो ने ये शो एक्चुअली में लिखा था, हल्क होगन बिल्डिंग में पहुंचते हैं और उनको ये शो बिल्कुल पसंद नहीं आया, तो विंस रूसो कहते हैं मैंने एक बार फिर से शो को लिखा और हल्क होगन को बिल्कुल सुपरमैन की तरह पोर्ट्रे करा, लेकिन सिर्फ एक चीज मैंने नहीं लिखी थी, वो ये था कि हल्क होगन उस मैच को जीतेंगे नहीं। और होगन इस चीज से एग्री नहीं कर रहे थे क्योंकि वो WCW का टाइटल जीतना चाहते थे। और वो पोस्ट ओपिनियन में कहते हैं कि मैंने इस डेट तक कभी भी अपने क्रिएटिव कंट्रोल को एक्सरसाइज नहीं करा था, जो कि मेरे कॉन्ट्रैक्ट के अंदर था, लेकिन यहाँ पे मैं क्रिएटिव से बिल्कुल एग्री नहीं कर सकता था। और होगन ने यहाँ पे डिसाइड करा कि भाई मैं जाऊंगा अपने मैच में जेफ जैरेट के अगेंस्ट, उन पे लेग ड्रॉप लगा के पिन करूंगा और मैं तो टाइटल जीत रहा हूं आज, मुझे नहीं पता। और एरिक बिशॉफ शो के स्टार्ट होने से 2 घंटे पहले जाके विंस रूसो को कहते हैं कि भाई होगन तुम्हारे क्रिएटिव के अकॉर्डिंग नहीं चलने वाला और वो वही करेगा जो कि उसने डिसाइड करा है। तो विंस रूसो की हालत यहाँ पे खराब हो गई थी और वो सोच रहे थे कि भाई कुछ ना कुछ करके मुझे इस शो को उसी तरीके से एंड करना है जिस तरीके से मैंने लिखा है, क्योंकि मैंने इस चीज पे बहुत मेहनत करी है। तो विंस रूसो ने इस चीज को फिक्स करने के लिए रियल लाइफ एलिमेंट इसके अंदर इन्वॉल्व करा और उन्होंने जेफ जैरेट को जाके बोला कि जैसे ये मैच शुरू हो तुम नीचे लेट जाओ और हल्क होगन को बोलो कि भाई तुम मुझे पिन करो, टाइटल लो और निकलो यहाँ से, क्योंकि आखिर हल्क होगन यही चाहते थे। तो विंस रूसो रिंग साइड पे होते हैं इस मैच में और वो होगन को कहते हैं भाई कर दो पिन, अब क्या हो गया, कर क्यों नहीं रहे पिन। और उसके बाद विंस रूसो गुस्से से वहां पे चले जाते हैं। अब होगन कहते हैं मेरे पास कुछ करने के लिए था नहीं, वो अपना पैर रखते हैं जेफ जैरेट के ऊपर और 1 2 3 रेफरी काउंट करता है, होगन टाइटल जीतते हैं और जेफ जैरेट भी उठ के जो है वो वापस बैक स्टेज चले जाते हैं। तो बिल्कुल केओस मच चुकी थी, कमेंटेटर्स की शक्लें देखने वाली थी कि आखिर ये क्या हो गया भाई, हमको तो ऐसा कुछ भी नहीं बताया गया था। और हल्क होगन माइक उठा के विंस रूसो के बारे में कहते हैं कि दिस इज व्हाई योर कंपनी इज सिंकिंग बिकॉज ऑफ शिट बुकिंग लाइक दिस। और उसके बाद वो यहाँ से चले जाते हैं अपना टाइटल लेके बैक स्टेज। और गाइस बुकर टी हमको बताते हैं कि बेसिकली यहाँ पे बहुत ज्यादा गाली गलौच हुआ था बैक स्टेज जब हल्क होगन वहां पे गए थे, बहुत लड़ाई हो रही थी। और विंस रूसो इस शो में वापस आते हैं बाहर और एक बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग प्रोमो उन्होंने कट करा और क्राउड को यहाँ पे विंस रूसो कहते हैं कि होगन को जो चाहिए था मैंने उनको वो दे दिया, वो अपना मैच जीतना चाहते थे, अब वो बिल्डिंग छोड़ के ऑलरेडी अपने घर के लिए निकल चुके हैं, बट आई कैन गारंटी यू दैट यू विल नेवर सी दैट पीस ऑफ शिट अगेन इन दिस कंपनी। और ये चीज ऑब्वियसली अगर कोई क्रिएटिव का हेड जाके बोल रहा है रियल लाइफ में, तो ऑब्वियसली फैंस इस चीज को जो है वो नोटिस करेंगे। और ये प्रोमो गाइस कुछ ज्यादा ही बोल दिया था यहाँ पे विंस रूसो ने और इंटरनेट पे ऑब्वियसली ये बहुत ज्यादा ट्रेंड करने लग गया था, क्योंकि लोगों को लग रहा था कि आखिर ये चल क्या रहा है इन दोनों के बीच में। और हल्क होगन ने इस चीज के लिए, उनकी कैरेक्टर की बेइज्जती करने के लिए यहाँ पे विंस रूसो को सू कर दिया। और होगन कहते हैं कि उनको रूसो कभी पसंद नहीं थे, क्योंकि रूसो कभी चाहते ही नहीं थे कि हल्क होगन उस कंपनी में काम करे, वो उनको वहां से बाहर निकालना चाहते थे। और एक्चुअली में उन्होंने कहा कि भाई अब हद पार उन्होंने कर दी थी, तो मैं चाह रहा था कि मेरे लॉयर्स ही अब इस चीज को देखें। और बैश एट द बीच के इस इंसिडेंट के बाद हल्क होगन नेवर अपीयर्ड इन WCW अगेन। और साथ के साथ एरिक बिशॉफ और विंस रूसो की पार्टनरशिप भी यहाँ पे खत्म हो चुकी थी, क्योंकि एरिक बिशॉफ ने अपना रोल कम करवा लिया था और अब वो हेड ऑफ क्रिएटिव नहीं थे। और यहाँ पे गाइस बेसिकली वो कहते हैं उनको पता लग गया था कि कुछ नहीं काम करने वाला और रूसो के जो आइडियाज थे वो फैंस बहुत ज्यादा हेट कर रहे थे। और गोल्डबर्ग यहाँ पे कहते हैं कि किसी भी चीज में जिसमें रूसो इन्वॉल्व थे दैट स्मेल्ड लाइक शिट।
और यहाँ पे वो इस चीज को बोल के हंसते हैं, मतलब वायाग्रा ऑन अ पोल, लेडी ऑन अ फोक लिफ्ट। इतने गिमिकी मैचेस हमें देखने को मिलते थे जिसमें कोई सेंस नहीं बनती, और फैंस की इंटेलिजेंस को अगर आप टेस्ट कर रहे हो तो कभी ना कभी फैन आपके ऊपर गिव अप कर देगा। तो WCW की हालत बद से बदतर होती जा रही थी, और दूसरी तरफ WWE की ऑलमोस्ट 2 साल की विनिंग स्ट्रीक बन गई थी ओवर नाइट्रो। और सितंबर 25, 2000 को रूसो ने एक ऐसा डिसीजन लिया जो कि मतलब भाई खत्म ही कर दिया सब कुछ, और उन्होंने खुद को WCW चैंपियन बनाने के लिए डिसाइड करा। मतलब इस समय पे इतने सारे टाइटल चेंजेस हो रहे थे कि इन्होंने अपने मेन टाइटल को एक खिलौना बना दिया था। किस सुपरस्टार के पास है, क्यों है, इसका कोई रीजन नहीं है। और पोस्ट ओपिनियन में मैं सुन रहा हूं कि यहाँ पे कह रहे हैं विंस रूसो कि ये चीजें तो एंटरटेनिंग थी, मुझे लगा फैंस को पसंद आएंगी। और मैं सोच रहा हूँ भाई क्या तुम्हें लगता है फैंस इतने बेवकूफ हैं? और डैनियल ब्रायन कहते हैं कि उन्होंने कोशिश जरूर करी थी इस समय पे नाइट्रो देखने की, लेकिन द प्रोडक्ट वाज अनवॉचेबल, और लोग अपना टाइम नहीं वेस्ट करने वाले एक ऐसी चीज पे जो इतनी बेकार हो। और अक्टूबर 2000 में जब बुकर टी चैंपियन बने तो ये 15th टाइटल चेंज था इन द लास्ट 6 मंथ्स। और मैं ये 24/7 चैंपियनशिप की या फिर हार्डकोर टाइटल की बात नहीं कर रहा, मैं WCW के मेन वर्ल्ड टाइटल की बात कर रहा हूँ गाइस। तो इतनी भयानक गलतियों के बाद, इतनी बेकार बुकिंग के बाद विंस रूसो का भी पत्ता कटने वाला था, और इस चीज के कुछ ही देर बाद उनको भी उनकी नौकरी से निकाल दिया गया। और विंस यहाँ पे कहते हैं कि भाई लोगों को लग रहा था कि उन्होंने जानबूझ के विंस रूसो को भेजा है WCW में ताकि WWE जीत सके, इतना ज्यादा बेकार उनका क्रिएटिव था। और माइकल कोल कहते हैं कि रूसो इस वजह से फेल हुए थे क्योंकि विंस मैकमैन उनके साथ वहां पर नहीं थे WCW में, उनको ये बताने के लिए नहीं थे कि कौन सा आइडिया उनका अच्छा है, कौन सा आइडिया उनका बेकार है, क्योंकि रूसो के पास 1 लाख आइडियाज थे और उनमें से सिर्फ 10 अच्छे थे, और उनको ये बताने के लिए वहां पे कोई नहीं था कि बाकी के आइडियाज कितने ज्यादा बेकार हैं। और रूसो यहाँ पे कहते हैं कि वो पहले ऐसे इंसान हैं जो एडमिट करेंगे कि उनका WCW वाला रोल एक फेलियर था, लेकिन वो कहते हैं कि वो एक ऐसी पोजीशन में ही नहीं थे कि वो सक्सीड कर सकें। वो कहते हैं कि विंस मैकमैन मेड हिम अ बेटर राइटर, और वो हमेशा उनका साथ देते थे, उनको टाइम देते थे कि वो विद टाइम इंप्रूव कर सकें। और वो यहाँ पे कहते हैं कि वो क्रेडिट तो नहीं लेंगे एटीट्यूड एरा के लिए, लेकिन वो हमेशा ये प्राउड फील करेंगे कि रॉक ऑस्टिन जैसे सुपरस्टार्स के लिए वो वीकली मटेरियल लिखते थे, और उनको गारंटीड ये बात पता थी कि हाँ ये लोग बाहर जाके परफॉर्म करेंगे। और विंस मैकमैन के बिना रूसो ने एक ऐसी कंपनी को जिसके पास अनलिमिटेड बजट था उसको बैंकरप्ट बना दिया। और 2000 में गाइस WCW ने $65 मिलियन का नुकसान सहा था। और इस समय पे जो AOL यानी कि अमेरिकन ऑनलाइन टाइम वार्नर का मर्जर था वो कंप्लीट होने वाला था, और उन्होंने यहाँ पे WCW से पूछा एक्सप्लेन करो कि आखिर इतने लॉसेस तुम्हें क्यों हो रहे हैं। और जनवरी 11, 2001 को जब फाइनली ये डील कंप्लीट हुई तो टेड टर्नर एक ऐसी पोजीशन में नहीं रह गए थे, उनका ऐसा रोल नहीं था कि वो पैसे दे के इस कंपनी को रिवाइव कर सकें, और अमेरिका ऑनलाइन टाइम वार्नर को भी रेसलिंग से कोई लेना देना नहीं था, और इस वजह से पता लग रहा था कि एंड इज नियर। तो टर्नर के पास पैसा तो अभी भी था, ऐसा नहीं था वो गरीब हो गए, लेकिन उनका कुछ से नहीं था क्योंकि उनका रोल काफी कम हो चुका था। उनके शेयर्स किसी ऐसे लोगों ने खरीद लिए थे जो कि उनसे ज्यादा अब पावर रखते थे कंपनी में, और उनका भी पर्सनल इंटरेस्ट जो है वो रेसलिंग के अंदर कम हो गया। और AOL टाइम वार्नर को कोई ऐसी अनप्रॉफिटेबल कंपनी अपने ऊपर नहीं रखनी थी जो कि उनका पोर्टफोलियो खराब करे। तो WCW को यहाँ पे अमेरिका ऑनलाइन टाइम वार्नर ने सेल के लिए कर दिया। और उस समय पे रूमर ये था कि एरिक बिशॉफ के पास कोई ना कोई इन्वेस्टमेंट कंपनीज के साथ लिंक है और वो शायद WCW खरीदने की कोशिश कर सकते हैं। तो उन्होंने न्यूयॉर्क में अपने पार्टनर्स को फोन लगाया और $65 मिलियन की डील में उन्होंने जो है वो WCW को खरीदा और एक लेटर ऑफ इंटेंट ले लिया कि हाँ ये डील हम जल्दी कंप्लीट कर लेंगे। और गाइस इस समय ऐसा लग रहा था कि एरिक बिशॉफ ने एक मरती हुई WCW को जो है वो बचा लिया है, लेकिन इसके अलावा एक बहुत बड़ा टास्क था उनके ऊपर कि भाई क्रिएटिव को कैसे सही करना है, क्योंकि फैंस बिल्कुल गुस्से में आ चुके थे, खुंदक खा चुके थे इस कंपनी से क्योंकि प्रोडक्ट इनका इतना ज्यादा खराब था। और एरिक बिशॉफ कहते हैं कि उनके फ्रेंड का कॉल आता है, वो बीच पे बैठे होते हैं और वो कहता है कि भाई ये जो डील थी $65 मिलियन की ये तो एकदम खत्म हो गई। और एरिक बिशॉफ कहते हैं ऐसे कैसे खत्म हो गई, हमारे पास लेटर ऑफ इंटेंट था, हमने बोला था कि हम पैसे देके इस डील को करेंगे। लेकिन जेमी केलनर, गाइस अब ध्यान से आप यहाँ पे सुने कि जेमी केलनर उस समय पे प्रेसिडेंट थे, चेयरमैन आए थे नए नए AOL टाइम वार्नर कंपनी के, और उन्होंने बोला कि भाई हम तुम्हें ये डील नहीं करने दे सकते क्योंकि यहाँ पे सिर्फ $65 मिलियन में WCW खरीदने की डील नहीं थी, इसमें सारे कॉन्ट्रैक्ट्स थे, सारे ट्रेडमार्क्स थे, रिंग थी, सब कुछ था, लेकिन साथ के साथ 10 इयर्स की टीवी डील भी थी
जो कि TNT के ऊपर WCW नाइट्रो को एयर होने की अपॉर्चुनिटी देती थी। और जेमी कैलनर ने कहा कि भाई तुम सब कुछ खरीद लो, लेकिन ये टीवी राइट्स वाली चीज मैं तुम्हें नहीं दे सकता। और यहाँ पे एरिक बिशॉफ कहते हैं कि भाई बिना टीवी राइट्स के WCW की वैल्यू उस समय $20 से भी ज्यादा नहीं होगी, इतना ज्यादा वहां पे हमारे लिए टीवी डील इंपॉर्टेंट थी। तो ये डील नहीं हो पाई। और जबकि WCW हाईएस्ट रेटेड शो था, जेमी कैलनर ने बोला भाई अरे छोड़ो, मुझे रेसलिंग से कोई लेना देना नहीं है। और जो $65 मिलियन की जो कंपनी थी वो अचानक से बिल्कुल ऑलमोस्ट वर्थलेस हो गई थी। और नाइट्रो और थंडर गाइस शेड्यूल्ड थे कि अप्रैल 2001 में खत्म हो जाएंगे परमानेंटली और शोज को कैंसिल कर दिया जाएगा। और सब लोगों को लग रहा था कि WCW एक्सटिंक्ट हो जाएगी। तो सारे रेसलर्स का जो स्टाफ था, इनका फ्यूचर बिल्कुल खतरे में था। और मार्च 19, 2001 को एरिक बिशॉफ ने नाइट्रो के एक एपिसोड पे अनाउंस भी करा विया फोन कि शायद नेक्स्ट वीक जो है वो फाइनल नाइट्रो का एपिसोड होगा। तो मार्च 21, 2001 को थंडर का फाइनल एपिसोड हुआ और उसके 5 दिन बाद नाइट्रो की भी बारी आने वाली थी गाइस। और ऐसा लग रहा था कि अब कोई भी इस दुनिया में कोई भी WCW को नहीं बचा सकता मरने से। लेकिन इसी समय पे एक ऐसी अनलाइकली चीज हुई जो कि किसी ने नहीं सोची थी, और एक ऐसा बंदा घुस गया इस पिक्चर के अंदर जिसने आगे की पूरी तकदीर ही पलट दी। और यहाँ पे एक बार फिर से क्लिफ हैंगर पे ये मैं शो आपको खत्म करने वाला हूँ। ये है एपिसोड नंबर 19 ऑफ मंडे नाइट वॉर्स। अगर आपको वीडियो पसंद आई है लाइक करें। नेक्स्ट एपिसोड विल बी द सीरीज फिनाले, लाइफ आफ्टर वॉर टाइम। क्या हुआ इसके लिए बस एक क्वेश्चन मार्क के लिए अभी मैं छोड़ रहा हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मैं हूँ आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया।